नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व डीआईजी ने की टिकट के लिए दावेदारी। मुनीम ने बेटे के साथ रची लूट की साजिश। और आम आदमी पार्टी ने दी कंगना के खिलाफ शिकायत। रिटायर्ड डीआईजी सच्चिदानंद रॉय ने साहिबाबाद सीट से भाजपा के टिकट की दावेदारी की है। अपनी दावेदारी और नीति को लेकर उन्होंने युग करवट से बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ एक बार फिर से हूँ। आज हम बात करेंगे रिटायर्ड डीआईजी आर सच्चिदानंद राय जी से, जो गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी सीट यूपी की है, देश की भी सबसे बड़ी विधानसभा सीट मानी जाती है। 10 लाख से ज़्यादा वोटर इस पर बताए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आना कैसे हुआ, इन सब बातों को जानेंगे। सबसे पहले मैं सच्चिदानंद राय जी का स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा यही है, आखिर राजनीति में आने का विचार कैसे आया? मैं विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक संगठन विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। संघ और संघ की विचारधारा से प्रभावित रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र जीवन में छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहा। वहाँ पर जब मैं बीएससी पार्ट 1 का विद्यार्थी था तो ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़ा था और जीता भी था। इसके बाद उत्तरोत्तर राजनीतिक सफ़र जो आगे बढ़ता गया, लेकिन कुछ सामाजिक पारिवारिक उत्तरदायित्व तो ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। जी। जब शिक्षा की व्यवस्था में उस समय छात्र राजनीति में जो लोग रहते थे उनको कुछ दूसरी दृष्टि से देखा जाता था। जी। तो चूँकि मैं पढ़ने में तेज था, विद्यार्थी था, स्कॉलर अच्छा था, तो मैं आईएएस और पीसीएस की परीक्षा भी दे रहा था। 2-3 साल के प्रयास में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी दिन तक मंथन चला कि क्या करें, कि अब राजनीति को छोड़ करके प्रशासनिक सेवा में पदार्पण करें। तो इसमें अंत में यही निष्कर्ष निकला कि परिवार की स्थिति और अन्य चीज़ों को देखते हुए प्रशासनिक सेवा में भी जाना ही चाहिए। और वहाँ भी जो भाव है जनता की सेवा का, उसको करने का अवसर पर्याप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं फिर सिलेक्शन के बाद प्रशासनिक सेवा में आ गया। ड्यूटी के बाद फिर से राजनीति में आना हो गया। दूसरा सवाल मेरा ये है, आपने प्रशासनिक सेवा में काम किया है। जनता की सेवा उस माध्यम से बहुत बड़ी हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो समाज सेवा के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, राजनीति ही क्यों? देखिए, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी मैं धर्म के प्रति काफ़ी आस्थावान रहा। मैं माँ काली का पुजारी हूँ। धार्मिक आयोजन समय समय पर आयोजित करता रहा। दूसरा, मैं साहित्यिक व्यक्ति हूँ, साहित्य लेखन भी करता हूँ। उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक सब मैंने लिखा है। अब एक एक करके मेरी किताबें छप रही हैं। जी। अभी अतीत के गीत काव्य मेरा छपा है और दूसरी किताब सूने पथ का राही जो यात्रा वृतांत है, जी जी, वो छपने के लिए तैयार है। और तीसरा, राजनीति, जो कि मेरे स्वभाव में थी। प्रशासनिक सेवा में आकर भी हर विभाग का संगठन होता है, जी जी, प्रशासनिक संगठन होता है। उस संगठन में मैं पूरी सेवा काल में सक्रिय रहा और लोगों को अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव लड़ाता जिताता रहा। मैं खुद कभी नहीं लड़ा। जी जी, क्योंकि मैं मंच का संचालन करता था और संचालन एक ऐसा दायित्व होता है कि जब प्रत्याशी बनने के बाद वह पक्षपातपूर्ण ढंग से हो सकता है। तो जब सेवा का अंतिम चरण आया तो मेरे सामने 3 विकल्प थे। एक तो धर्म की साधना के पथ पर आगे बढ़ करके और
काम किया जाए। तो वह तो मुझे समझ में आया कि साधना के पथ पर आगे बढ़ना तो सिर्फ व्यक्तिगत है, बिल्कुल। आप अपने अगले जीवन को सुधार सकते हैं और किसी समाज के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। दूसरा मेरा क्षेत्र साहित्य था। साहित्य लेखन के माध्यम से समाज की रीति को, नीति को बदलना, लोगों को आदर्श और संस्कार की शिक्षा देना, यह भी एक माध्यम होता है। लेकिन अब इंटरनेट के ज़माने में किताबों को पढ़ने का चलन किताबों से बहुत कम पब्लिक हो हट गया गई है, आप किताबों को पसंद नहीं करते हो। कम हो गया है। तो मुझे लगा कि अब जिस क्षेत्र में मैं हूँ और ये साहित्य का लेखन अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है जब कभी था। तीसरा क्षेत्र है राजनीति। तो राजनीति तो अपने चरमोत्कर्ष पर है। राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा की जा सकती है, गरीब की सेवा की जा सकती है, समाज की सेवा की जा सकती है, विकास का कार्य किया जा सकता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि राजनीति जन सेवा का एक सशक्त माध्यम है। उतना सशक्त माध्यम कोई नहीं है, इसलिए मैं राजनीति में आने का मैंने निर्णय किया। अच्छा, आप रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए हैं। आपसे पहले भी कई लोग अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों पर रह के रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ गए। लोग कहते हैं कि पहले आप लोग अधिकारी रहते हैं तो सरकारी सेवाओं का पूरा लाभ उठाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप राजनीति में आ जाते हैं, टिकट लेते हैं, जनप्रतिनिधि बनने की प्रयास करते थे। तो इन सब में जो सालों साल कार्यकर्ता पार्टी का काम कर रहा है उसका अधिकार नहीं माना जाता है क्या? जो कार्यकर्ता है वो तो कहीं ना कहीं हताश तो होगा कि ये अधिकारी रिटायरमेंट के बाद आके पार्टी में टिकट ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये उन अधिकारियों पर लागू तो हो सकता है जो अधिकारी रहते हुए सिर्फ अधिकारी रहे हैं। मेरा जहाँ तक संबंध है कि अधिकारी रहते समय मैंने अपने लिए काम नहीं किया है, उन सुविधाओं का लाभ भी नहीं लिया है जो सरकारी अधिकारी लेते हैं। आपको बता दूं कि पूरे सेवा काल में मैंने कभी मेडिकल लीव नहीं ली, मैं बीमार भी नहीं हुआ, लेकिन लोग ले लेते हैं, मेडिकल क्लेम भी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो 14 दिन का साल भर में सीएल होता है वो लैप्स होता था जी, वो छुट्टी मैंने नहीं ली। मैं कभी परिवार के साथ घूमने फिरने या आराम करने की नियत से सरकारी कार्य नहीं करता था। तो ऐसा क्यों किया मैंने? इसलिए कि जो कार्य जनता का है मेरे स्तर पर वह रुकना नहीं चाहिए, और पूरे यदि मनोभाव से आप हर एक फाइल का निस्तारण करेंगे और समयबद्ध तरीके से मुकदमों का निस्तारण करेंगे तो वास्तव में छुट्टी लेने का समय नहीं मिलता। अच्छा, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे इसलिए भाजपा में आए हैं या भाजपा इस समय चरम पे है इसलिए भाजपा में? नहीं, चरम पे है इसलिए नहीं आए। मैं विद्यार्थी परिषद में 1978 की बात आपको बता रहा हूँ। जी जी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था बीएससी पार्ट 1 में, उस समय विद्यार्थी परिषद में को कोई नहीं जानता था जी। यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट पार्टी का जो संगठन था, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था SFI, उसकी धूम थी। आयसा PSO था एक, आयसा आजकल जो है उसकी धूम थी, और कांग्रेसाई का जो संगठन है NSY उसकी धूम थी। विद्यार्थी परिषद से तो लोग जुड़ते ही नहीं थे, लड़कों को हाथ पैर जोड़ करके जोड़ना पड़ता था। उस स्थिति में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद के 2 अध्यक्ष बनवाए, 2 अध्यक्षों का चुनाव करवाया, और तब से लेके अनवरत, चूँकि विचारधारा में संघ है, बहुत स्पष्ट मैं बोलता हूँ, RSS की विचारधारा से मैं विद्यार्थी जीवन से ही प्रभावित रहा और संघ की भाजपा के साथ, इसलिए मेरा कोई और दुविधा नहीं थी उसमें। अच्छा, साहिबाबाद से टिकट को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं जी। क्या वजह है, किसने हरी झंडी दे दी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंट तो होकर के ही काम किया जाता है। देखिए, जीवन में यदि आप कोई काम विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं का सफल विद्यार्थी हूँ जी जी, तो वहाँ भी एक विश्वास रहता है कि राजनीति किया फिर पढ़ के सफलता प्राप्त की। जो राजनीति करता है वो पढ़ नहीं पाता। मैं राजनीति करते समय भी पढ़ता था और पढ़ के सफलता भी प्राप्त। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि भाजपा सुनील शर्मा का टिकट काट के आपको टिकट दे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये इस प्रश्न पर ये है कि देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ
भाजपा में पार्टी का प्रचार प्रसार और भाजपा के कार्य के लिए, जनता के सेवा के लिए मैं पदार्पण किया हूँ राजनीति में। साहिबाबाद विधानसभा में पूर्वांचल बिहार और यहाँ के लोग सारे तरफ, यहाँ पे धर्म और जाति का कोई आधार नहीं है। यह एक विधानसभा है जहाँ धर्म और जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा वो मानेंगे, वरना हम पार्टी के सिपाही। अच्छा, क्या लगता है आपको साहिबाबाद विधानसभा सीट पे भाजपा का चुनाव किस पार्टी से होगा? नहीं, भाजपा का जनाधार तो बिल्कुल मजबूत है। साहिबाबाद में भाजपा का जनाधार बिल्कुल मजबूत है, भाजपा ही जीतेगी। 2 नंबर पे कोई पार्टी तो रहेगी, क्या लगता है? सपा, बसपा, कांग्रेस, आप भी वहाँ पर काफ़ी सक्रिय है, दिल्ली के नज़दीक भी है। नहीं, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। कांग्रेस तो कहीं नहीं है। अब सपा बसपा 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों में अभी ये निश्चित ही नहीं है कि कौन लड़ेगा, क्या करेगा। लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई इनके बीच में रहेगी। अच्छा, किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है? किसान आंदोलन जो लोग कर रहे हैं वो वास्तव में किसानों के हित में नहीं है जी। सही मामले में जब देखते हैं तो किसान आंदोलन के साथ अब किसान नहीं है, क्योंकि जो कानून बना है उसमें किसान का कोई नुकसान नहीं। हम पूरी उसकी एनालिसिस किए हैं। किसान को अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, अपनी पैदावार हर जगह बेचने की जो स्वतंत्रता है, उससे बाजार में प्रतिस्पर्धा आएगी जी। और किसान का लाभ, किसान को लाभ होगा इससे। दूसरा, पहले हम गांव में रहिए, इंटीरियर के गांव में अब भी सार्वजनिक वाहन की सुविधा नहीं है जी। तो किसान जब अपना माल, अपना पैदावार लेकर के मंडी में जाता है तो मंडी के जो ठेकेदार हैं वो केन प्रकार कुछ विलम्ब करके उसे कहते हैं कि अब आज तुम्हारा सामान, तुम्हारी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो वो प्रेशर में आ जाता है। भाड़ा दे के ले गया है, फिर भाड़ा दे के ले आए, फिर दूसरे दिन भाड़ा दे के ले जाए, तो उतना भाड़ा ही उसके लाभ को ख़त्म कर देता है। तो अब वो ठेकेदारी जो है ख़त्म हो जाएगी। अब वो कहीं भी वहाँ नहीं लेंगे, कहीं और बेच देगा। तो इससे किसान का लाभ होगा। फिर भी जो लोग भी हैं, जैसे भी हैं, जो किसान आंदोलन को लेकर धरना कर रहे हैं, अस्थायी रूप से बैठे हुए हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है और हमारी पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्दी ही इस किसान आंदोलन का समाधान निकाल दिया जाएगा। चलिए सच्चिदानंद जी, हमारी शुभकामनाएं हैं। भाजपा आपको टिकट दे, आप चुनाव लड़े, चुनाव जीते, विधानसभा में आपका प्रवेश हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं युग करवट। युग करवट अखबार समाचार पत्र पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। अलीगढ़ में एक मुनीम ने अपने बेटे के साथ मिलकर मालिक के 22 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने कुछ ही घंटों में लूट का खुलासा कर दिया और रकम भी बरामद कर ली। अलीगढ़ में धनीपुर मंडी के आड़ती के मुनीम से 22 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को मुनीम ने अपने बेटे के साथ मिलकर ही अंजाम दिया था। गुरुवार को बाइक सवार बदमाशों ने मुनीम को लूट लिया था। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने जांच के लिए टीम लगाई। पुलिस ने देर रात घटना का खुलासा करते हुए मुनीम के घर से 22 लाख रुपए बरामद कर लिए। आज दिन में लगभग 11:30 बजे श्री सौरभ गर्ग, जो कि एक व्यापारी हैं, इनके द्वारा सूचना दी गई कि इनका यहाँ जो मुनीम जो कार्य करता है, जिसका नाम अजय कुमार है, कि जैसे ही HDFC बैंक, जो कि थाना गांधी पार्क के समीप है, वहाँ से 22 लाख रुपए कैश, जो कि 4 अलग अलग चेक जो इसने अनकैश कराए थे उससे संबंधित था। जैसे ही ये कैश लेके निकला है, 4 व्यक्तियों द्वारा 2 मोटरसाइकिल से इसके बैग को लूट लिया गया। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए वहां मौके पर मेरे द्वारा, SP सिटी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही टीमों को गठित किया गया। इस पूरे प्रकरण में विभिन्न CCTV फुटेज खंगाले गए, कई कॉल डिटेल्स खंगाली गई और पूरा शक जो है वो मुनीम के ऊपर आया। और यह भी देखा गया कि घटना स्थल के आसपास जब पूछताछ की गई तो यह भी पाया गया कि उस घटना स्थल से भी कुछ आगे इसका जाना पाया गया था, जहां पर एक फुटेज में ये जो है अपने ही किसी अन्य व्यक्ति को एक बैग देता हुआ पाया गया। जानकारी करने पर यह पाया गया कि इस मुनीम ने अपने ही बेटे को वो बैग हैंडओवर कर दिया था और उसके बाद एक झूठी लूट की फर्जी सूचना को प्रसारित करवाया था और इस तरह से 22 लाख रुपए जो हैं इसने अपने पास छुपा लिए थे और ये नाटक रचा था। इस पूरे मामले का अनावरण करते हुए इन दोनों पिता पुत्र को जहां हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, वहीं
जो ये तथाकथित फर्जी लूट केस से संबंधित 22 लाख रुपए की जो रकम थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया। प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा इंटर स्कूल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए खेलों में रुचि लेने का आह्वान किया। कहा कि खेलों के जरिए शरीर का विकास और मानसिक विकास होता है, लेकिन जीवन में अनुशासन भी खेलों से सीखा जाता है। जीता, लेकिन खेलने का अवसर प्रतिदिन आपको दे रहे हैं। इसके लिए आप अपने माता पिता का भी धन्यवाद देना कि वो आपकी खेलों में रुचि रखते हैं और वो पढ़ाई और खेल के बीच में 50-50% का बैलेंस रखना, ये नहीं कि 20% खेल 80% पढ़ाई। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं और आपके माता पिता इस बात को समझते हैं। आपको यहाँ खुद लेकर के आए हैं, बहुत से माता पिता यहाँ बैठे हैं, या आपको अलाउ किया है। तो अपने माता पिताजी के लिए, अपने गार्जियंस के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ। और जब हम छोटे थे तो पूरे गाजियाबाद में एक भी इंटरनल ऑडिटोरियम ये स्टेडियम नहीं था खेलने की जगह। हम लोगों को बैडमिंटन खेलना पड़ता था। तो ये ध्यान रखते थे कि कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए कि जिसमें दोनों तीनों तरफ मकान बने हुए हों, तो उसमें हवा ना आए। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हम लोगों को खेलने के लिए मिलता था। हिंदुस्तान ने तरक्की की है, सरकार भी खेलों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसका परिणाम ये है कि अब की बार बहुत सारे गोल्ड मेडल हमारे पास आए हैं और हमारे खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एक ना एक दिन हमारे बीच में से भी ऐसे लोग निकलेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने बताया कि प्रतियोगिता 14 नवंबर तक चलेगी, जिसमें करीब 200 खिलाड़ी जिले के विभिन्न स्कूलों से भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 आयु वर्गों में आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। स्वास्थ्य विभाग कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को गंभीरता से ले रहा है। पीकू वार्ड अपडेट किए जा रहे हैं। संयुक्त निदेशक ने पीकू वार्ड का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से ले रहा है, इसलिए संयुक्त निदेशक डॉक्टर अंजू ने पीकू वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी चेक किए। उन्होंने वार्ड प्रभारी से उपकरण व अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। स्टाफ के प्रशिक्षण से लेकर दवाओं तक के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने जरूरी निर्देश भी जारी किए। एक बार पहले भी हो चुका है हमारे, तो हम प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिपेयर हैं। डे टू डे में तो काम चल ही रहा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर रहे हैं कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। और लोगों से, जैसे डॉक्टर खुला ने कहा कि आप अपने यहाँ पे जितने और लोग भी हैं जो आपको लगता है कि कोई 4th क्लास भी इस समय होना चाहिए, सबको जितने हैंड्स हो उतने अच्छा है। तो प्रिपेयर्डनेस चेक कर रहे हैं, कुछ कमी है या कुछ है तो हम उनकी मंगाते हैं। तो यहाँ के अलावा और कितने जगह पर ये चेकिंग हो रही है? ये तो पूरे उसमें हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और सबके लिए नोडल ऑफिसर्स भी बने हुए हैं, प्लस CMO वहाँ के, और जो सब लोग बैठ के आज अपने देख रहे हैं प्रिपेयर्डनेस कितनी है। फिर कल अब की वो होगी ट्रायल, जैसे पहले करके देखा था मॉक ड्रिल, वो करके देखेंगे। तो ये बार बार करते रहेंगे तो हमारे हाथ भी रहेंगे कि उस समय सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट हमें क्या करना। तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को लेकर क्या कहना है? क्या तो आ रहे हैं आजकल? नहीं, ये तो हम लोग पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं। देखिए, चाहे वो बढ़ते हुए भी लग रहे हैं, मगर सबसे अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन बहुत हो गया है और जितने लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो मोर्टालिटी, अगर कोरोना आता भी है या आ भी रहा है तो मेरे ख्याल से इतनी मोर्टालिटीज़ तो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट, तो हम प्रिवेंट ही कर रहे हैं वैक्सीन के जरिए और बाकी इसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दी गई है। आम आदमी पार्टी ने कबीरनगर थाना पुलिस को शिकायत दी है। कंगना ने देश की आजादी के समय को लेकर विवादित बयान दिया था। स्विफ्टली आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंट बैटन वॉज हियर फॉर नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है।
अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए गए एक और बयान ने राजनीतिक दलों को एक नया मुद्दा दे दिया है। देश की आज़ादी के समय को लेकर दिए गए बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने न केवल अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि आपकी प्रदेश प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ कविनगर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट कराने के लिए शिकायत भी दे दी। अभी कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड मिला, जिससे वो टाइम्स नाउ पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने देश के शहीदों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि 1947 में जो देश में आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, और 2014 में जो आज़ादी मिली और 2014 में जब भाजपा की सरकार आई है तब से आज़ादी मिली है। ठीक है, आप भाजपा की चाटुकारिता करते रहिए, लेकिन हमारे देश के शहीदों का अपमान ना करें। हमारे देश ने जो शहीदों ने, हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया, उसका उन्होंने अपमान किया है। इसलिए इन पर अब देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और मैं करने आई हूँ और कर रही हूँ, और इन्हें जेल भेजा जाए, इनकी नागरिकता जो है रद्द की जाए, और पद्मश्री में इनका वापस लिया जाए। आप नेत्री तरुणा श्रीवास्तव ने बताया कि अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में जो टिप्पणी की गई है वह आपत्तिजनक है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार कंगना रनौत को दिया गया उच्च स्तरीय पद्मश्री सम्मान वापस ले और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यतेंद्र कसाना रालोद में शामिल हो गए हैं। यह घोषणा एक प्रेस वार्ता में की गई। पश्चिमी यूपी किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय गुर्जर परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यतेंद्र कसाना रालोद में शामिल हो गए हैं। उनके रालोद में शामिल होने की घोषणा रालोद के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में की। इस अवसर पर यशवीर सिंह ने कहा कि यतेंद्र कसाना के रालोद में शामिल होने पर पार्टी को बल और नई दिशा मिलेगी। परिवार के मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सन 1968 में एक परंपरा शुरू हुई। मेरे पिता चौधरी बिहारी सिंह जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की एक सभा 1968 में की गई थी, जिसमें पहली बार चौधरी साहब का पोस्टर इस तरह का छपा। वो आज भी हमारे पास मौजूद है, मैं उसे लेके आया हूँ। ये उसकी एक कॉपी है। 1968 में मेरे पिताजी की उम्र 25 साल थी। चौधरी साहब ने उनको इसका संयोजक बनाया, और चौधरी साहब के साथ उस परिवार, लोकदल परिवार के साथ हमारे परिवार का जो संबंध है, रिश्ता है, उसे आगे बढ़ाते हुए मेरे बड़े भाई जितेंद्र कसाना जी को आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने युवा लोकदल का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हमारा परिवार लंबे समय से लोकदल परिवार के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि हमारा परिवार भी किसान राजनीति से जुड़ा था। पिताजी किसान की राजनीति करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपनी आस्था लोकदल में जताते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी से बातचीत हुई। उनके प्रति हमने श्रद्धा प्रकट की। हमने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें पार्टी ज्वाइन कराई परसों, और आज ऑफिशियली आप सब लोगों के द्वारा ज्वाइन कराई गई है। यशवीर सिंह ने कहा कि रालोद पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। पार्टी बहुजन उदय अभियान के तहत लगातार लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा के साथ होने वाले गठबंधन में रालोद गाजियाबाद में 4 सीटें मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। 14 नवंबर को आईएमए गाजियाबाद विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। प्रेस वार्ता में आईएमए के डॉक्टर्स ने डायबिटीज मेले की जानकारी दी। डायबिटीज दिवस पर आईएमए गाजियाबाद द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. गर्ग ने प्रेस वार्ता में इन कार्यक्रमों की जानकारी दी और बताया कि भारत में हर 6वां व्यक्ति डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित है। आईएमए के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार जैन ने कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। 7:30 बजे हम सभी डॉक्टर्स और आम पब्लिक सेंट्रल पार्क जो है उसमें इकट्ठे होंगे, और वहाँ से हम लोग लगभग आधे घंटे की या पौन घंटे की वॉक करते हुए वापस आईएमए भवन पे आएंगे। ठीक है, आईएमए भवन पे लगभग 8:30 पौने 9 बजे करीब आएंगे, और यहाँ पर फिर 9 बजे इसका उद्घाटन होगा। किस उपलक्ष्य में, किस तारीख को ये कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम जो है 14 नवंबर को होगा, और डायबिटिक मेले का इसका जो है हमने शीर्षक रखा हुआ है। डायबिटीज दिवस पर आईएमए गाजियाबाद द्वारा शहर के 20 स्थानों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविर में शुगर की जांच के अलावा थायराइड और सर्वाइकल कैंसर की भी जांच की स्क्रीनिंग की जाएगी। और ये हम हर साल पिछले 15 साल से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर 9 बजे हम लोग यहाँ पे एकत्रित होके हमारे सीएमओ सर आएंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर गाजियाबाद के डॉक्टर संतोष
आएंगे और वो इसको जो है उद्घाटन करेंगे इसका। उसके बाद जो है फिर सभी डॉक्टर्स अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे और उसके बाद फिर पैरामेडिकल स्टाफ है उनका एक लेक्चर लिया जाएगा जो डॉक्टर वीबी जिंदल और डॉक्टर प्रहलाद चावला लेक्चर लेंगे। ये कार्यक्रम लगभग दोपहर के 2 बजे तक चलेगा। 14 नवंबर को डॉक्टर्स पैदल मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि वह जांच कराने में पीछे ना रहें ताकि समय रहते बीमारियों के बारे में पता चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।